Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are continuing digestion in stomach. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं और जो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। इस बार हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक मोटिलिटी की रेगुलेशन कैसे होती है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सो लेट्स सी। इससे पहले कुछ देख लेते हैं कि देयर आर सेलेक्टेड डिजीज़ एंड कंडीशंस रिलेटेड टू स्टमक, और उसमें सबसे पहला आपका आता है पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स typically result when the normal defense and repair systems that protect the mucosa of gastrointestinal tract are disrupted। तो आपके जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है डुडेनम, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आप पढ़ चुके हुए हैं म्यूकोसा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे नॉर्मल डिफेंस और मैकेनिज़म्स हैं जिनसे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोटेक्ट हो रहा होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, और फिर कुछ स्मॉल होल्स अपीयर हो जाते हैं आपके स्टमक में और आपके डुडेनम में। तो वो जो स्मॉल होल्स हैं वो एक्चुअली पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। इस तरीके से ये आपके गैस्ट्रिक, अगर आपके स्टमक में होगा तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, अगर डुडेनम में होगा तो उसको हम डुडेनल अल्सर कहेंगे। बेसिकली पेप्टिक अल्सर्स जो हैं वो दोनों को मिला के किसी भी इस एरिया में आपके जो भी अल्सर होगा उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्मॉल होल्स अपीयर हो जाते हैं जो आपकी म्यूकोसा नहीं होता है, यहाँ पे म्यूकोसा से रीच करके सब म्यूकोसा तक आ जाते हैं या आगे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर इर्द गिर्द का, क्योंकि आपको पता है HCl अगर यहाँ पे लगेगा तो वो आपकी स्टमक की लाइनिंग ख़राब होगी, आप उससे आपको पेन होगी। तो ये आपके पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। अब पेप्टिक अल्सर के जो कॉजेज़ हैं वो दो हैं। एक कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन और दूसरा कॉज है ड्रग्स। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी को इन्वेड कर देता है और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ये होते हैं कि या तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाती है या पेप्टिक अल्सर होता है। मोस्टली आपका पेप्टिक अल्सर हो रहा होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपका मोस्टली बचपन में, आपको चाइल्डहुड में होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है लेकिन इसकी कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोग ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। और इसके कुछ और कॉजेज़ जो हैं वो ये हो सकते हैं कि अनक्लीन या इन्फेक्टेड वाटर अगर आप पिएँ, या वो लोग जिनको ये इन्फेक्शन है उनका आप जूठा पिएँ, या आप क्राउडेड प्लेसेस में रह रहे हो। अननोन, एक एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी तक अननोन है। तो मोस्टली होता ये है कि पेप्टिक अल्सर का कॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है, इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आपका पेप्टिक अल्सर बन जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, अगर आप उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनसे भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। जैसे एस्पिरिन है जो आपका पेन किलर होता है, अल्कोहल, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसैड्स जो हैं जैसे ये आपकी ब्रूफन है, ये सब जो हैं ये प्रमोट करते हैं अल्सर्स की डेवलपमेंट को। तो ये दोनों ही कॉज हैं आपके, एक ड्रग्स और एक आपका H पाइलोरी इन्फेक्शन। इसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को H पाइलोरी भी कहते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली कई लोग आपकी मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि ज़्यादा नमक वाला खाना खा लेने से या ज़्यादा स्पाइसी खा लेने से या ज़्यादा कॉफ़ी पी लेने से पेप्टिक अल्सर हो गया। तो फूड्स आपके पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करते, लेकिन अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो तो फिर फूड्स जो हैं जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डिसरप्ट करें, जिनकी वजह से HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उस तरह के फूड्स अवॉइड करने चाहिए। जैसे रेड मीट है, कॉफ़ी है, ठीक है, सॉल्ट्स हैं ज़्यादा, सॉल्टी फूड है ज़्यादा, तो इस तरह की फिर चीज़ें, कुछ स्पाइसेस हैं वो फिर आपको अवॉइड करनी चाहिए।
नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी क्या है? गट मोटिलिटी है, जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर दिया था कि गट मोटिलिटी होती है थ्रू सेगमेंटेशन इन पेरिस्टालसिस। ठीक है, किस तरीके से फूड या काइम आगे मूव अलोंग करता है पूरी के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो वो जो मोटिलिटी है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है। आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज माइक्रोफोन दूर था। मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी आपकी क्या है? ये है फूड की मूवमेंट अलोंग थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूवमेंट होती है जिसके ज़रिए से फूड आगे जाता है या काइम आगे जाता है अगले पार्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, उसको हम गट मोटिलिटी कहते हैं। तो किस तरीके से आपकी रेगुलेशन होती है, किस तरीके से ये मूवमेंट्स आती हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब फूड हम स्वॉलो करते हैं तो जो आपका स्टमक का शुरू वाला पार्ट है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, वो रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, रिलैक्स करता है मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका जो स्टमक है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जब वो रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाएगा। क्यों रिलैक्स करता है? ताकि फूड या काइम अंदर आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्टमक है वो रिलैक्स करता है। तो जो रिलैक्सेशन है स्टमक की वो एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो फ़ौरन आपका स्टमक रिलैक्स करता है, ये एक रिफ्लेक्स है और ये कंट्रोल होता है बाय टू प्रोसेसेस, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड गैस्ट्रिक एकोमोडेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ये है कि जैसे ही फूड आपका स्वैलो होता है तो रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टमक रिलैक्स हो जाता है जैसे ही फूड आपके एसोफेगस में आता है। और दूसरा गैस्ट्रिक एकोमोडेशन। गैस्ट्रिक एकोमोडेशन ये थी गैस्ट्रिक अकोमोडेशन आपकी ये थी कि मैंने आपको बताया था कि आपके स्टमक के अंदर नर्व्स होती हैं। ठीक है, फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो फोल्ड जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, और आपका स्टमक जो है खुल जाता है। ठीक है, जब उसके अंदर खाना आता है तो वो हमारी गैस्ट्रिक अकोमोडेशन है। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो है फूड जब स्टमक में आ जाता है तो एंट्रल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंट्रल कंट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होती है ये आपकी, मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, फिगर दिखा देती हूँ। आपका जो स्टमक है इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और नीचे वाला पोर्शन आपका डिस्टल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल जहाँ भी वर्ड आएगा उसको हम कहेंगे स्टार्ट। ठीक है, अगर आप प्रॉक्सिमल नहीं है, आप स्टार्ट ऑफ द स्टमक लिखें, इट्स फाइन। ठीक है, तो स्टार्ट शुरू का पार्ट, और डिस्टल का मतलब होता है दूर का पार्ट, एंड का पार्ट। ठीक है, तो ये एसोफेगस है, ये आपका कार्डिया है, ये आपका फंडस है। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, इसको एंट्रम कहते हैं। ये आपका जहाँ पे स्फिंक्टर होता है वो पाइलोरस है, और ये फिर आपकी डुodenum है। ठीक है, तो आपकी एंट्रल कंट्रैक्शन के सिग्नल्स शुरू होते हैं थ्रू प्रॉक्सिमल स्टमक। मतलब जब फूड आ जाता है तो जो स्टमक का शुरू वाला पार्ट है यहाँ पे आपके इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे कर्वेचर आ रहा है इस जगह पे आपके सिग्नल्स शुरू होते हैं, और फिर आपका जो एंट्रम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि आपका फूड जो इस एरिया में है, जब जितनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उससे फूड जो है वो काइम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पतला हो जाता है। पहले वो बोलस था तो अब वो पतला हो जाता है और ज़्यादा सेमी लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एंट्रल कंट्रैक्शन है मतलब
आपकी यहाँ पे जो कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं ये आपकी इंटरवल्स के साथ साथ हो रही होती है, रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही होती हैं, ठीक है। फिर कंट्रैक्शंस यहाँ से होके फिर उसके बाद ये कंट्रैक्शंस होती हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर में, ठीक है। फूड आपका एंट्रम में आता है, कंट्रैक्शंस इंक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है, और फूड आपका काइम में लिक्विफाई हो जाता है और फिर वो पाइलोरिक स्फिंक्टर में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे है, ठीक है। आपका जैसे फूड एसोफेगस में आएगा तो क्या होगा कि रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं स्टमक के, और स्टमक आपका रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। फिर फूड अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पे आके रेगुलर इंटरवल्स के साथ एंट्रम में कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे आपकी कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं। तो फूड यहाँ पे और यहाँ पे काइम में कन्वर्ट हो जाता है। जब काइम में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर में। पाइलोरिक स्फिंक्टर हर इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा खुलता है और फूड डुओडेनम में आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो अब कंट्रैक्शंस का रेट क्या है? स्टमक में कंट्रैक्शंस होती हैं 3 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 3 कंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्ट का पार्ट था उसमें 8 to 12 पर मिनट होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड वाले पार्ट में 7 पर मिनट होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फूड जो है लिक्विफाई होता है और उसके अलावा आगे मूव अलोंग करता है अगले पार्ट में। अच्छा, तो ये जो कंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम माइग्रेटिंग मोटिलिटी कहते हैं, ठीक है। माइग्रेटिंग मोटिलिटी यही है कि आपका जो फूड है इंटेस्टाइन में जब जाता है, ठीक है, तो आपका फूड जो है, या इस पूरे को ये पेरिस्टालसिस की मोटिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंट्रैक्शंस आपकी होती रहती हैं फेजेस के साथ, ठीक है, और फूड आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मूव करता रहता है। द माइग्रेटिंग मोटिलिटी, इसको असल में हम पेरिस्टालसिस ही कहते हैं, ठीक है। फूड की मूवमेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक विद सेवरल कॉन्ट्रैक्शंस या इन सेवरल इंटरवल्स या इन स्मॉल इंटरवल्स, ठीक है, उसको हम माइग्रेटिंग मोटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं, जब आपका फूड की डाइजेशन हो रही होती है तो उसमें ये 80 to 120 वेव्स आपकी जो है हर मिनट में होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिव हुआ होता है। जब भी जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके बाद ही आपकी माइग्रेटिंग मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ये वेव्स आपकी आती जाती हैं और ये स्टार्ट होती जाती हैं और तेज़ होती जाती हैं और हर पार्ट में डिफरेंट होती हैं ये, ठीक है। लेकिन 80 to 120 पर मिनट होती हैं ताकि हमारा फूड जो है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे तरीके से लिक्विफाई हो जाए और अच्छे तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। ये जो माइग्रेटिंग मोटिलिटी है, जिससे फूड आपका पूरे के पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, या जल्दी नहीं भी हम उसको कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल, स्पेसिफिक टाइम के साथ मूव कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आपकी जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है उसकी जो है ओवरग्रोथ जो है उसको बचाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फूड जो है आपका इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी फूड के साथ भी बैक्टीरिया हो सकता है, या आपकी इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया होता है, या जीआई ट्रैक के किसी भी पार्ट में। तो जब आपका फूड मूव करता है तो बैक्टीरिया भी आपका साथ में जो है फूड के साथ ही उसके ऊपर भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, उसके ऊपर भी केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं और अक्सर औकात बैक्टीरिया जो है आपका इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, या जो आप उसके साथ बॉडी डील कर लेती है। लेकिन क्या होता है कि अगर फूड प्रॉपर्ली मूव ना करे, तो जिन सेक्शंस में प्रॉपर्ली भी फूड मूव नहीं करता तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड होता है बैक्टीरिया। देखेंगे इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप्स हैं, ठीक है, पाइप में से पानी रेगुलरली गुजरता रहे तो आपका जो पानी है या पाइप है वो ज़्यादा इरोड नहीं करता या उसके ऊपर ज़्यादा जंग नहीं लगता। लेकिन अगर पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो उसमें इरोजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो इरोजन का जो प्रोसेस है वो रुकता नहीं है, इंटरप्टेड नहीं होता, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो आपका जो बैक्टीरिया, आपका जो पाइप है वो आपके लिए
उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, अगर फूड बार बार प्रॉपरली अगर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी ना हो, आपका फूड मूव अलोंग ना करे पूरे जीआई ट्रैक्ट में, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, और इस तरीके से फिर कोई ना कोई डिजीज़ कॉज हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो माइग्रेटिंग मोटिलिटी है, ये आपके डिफरेंट जो हैं हार्मोन्स और पेप्टाइड्स से भी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। ज़्यादातर तो माइग्रेटिंग मोटिलिटी तब स्टार्ट होती है जब आपका फूड होता है, ठीक है। फूड के अलावा जो है मैंने आपको बाकी आपको चीज़ें बताई जो कि आपकी डिफरेंट कंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। कंट्रैक्शंस के अलावा भी कुछ हार्मोन्स और पेप्टाइड्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, और ये सारे के सारे हार्मोन्स और पेप्टाइड्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड पेप्टाइड्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स एंड पेप्टाइड्स फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वो सब के सब जो हैं ये वही हैं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइग्रेटिंग मोटिलिटी क्या थी? माइग्रेटिंग मोटिलिटी आपकी वेव लाइक मोशन होता है जो आपके जीआई ट्रैक्ट में मूव करता है, ठीक है। आपके जीआई ट्रैक्ट में होता है वो, ठीक है। ये वेव लाइक मोशन बेसिकली एक पेरिस्टालसिस है जिसमें फूड आपका मूव अलोंग करता है पूरे जीआई ट्रैक्ट में। 80 to 120 पर मिनट वेव्स होती हैं ये। अगर ये वेव्स नहीं हो या इनमें डिसरप्शन आ जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और काफ़ी हार्मोन्स और पेप्टाइड्स हैं जो इन वेव्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं, फैक्टर्स इफेक्टिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब आपके डुडेनल बर्ब में, जो डुडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है, उसको हम डुडेनम कहते हैं। ये जो है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, ठीक है। अब जैसे ही आपका जो है फूड, जैसे ही आपका फूड बोलस जो है वो कन्वर्ट होता है काइम में। काइम मैंने आपको बता दिया था कि जब वो सेमी सॉलिड लिक्विडी सा मास होता है, ठीक है, वो काइम में कैसे कन्वर्ट हो रहा था? थ्रू सेवरल कंट्रैक्शंस इन एंट्रम, ठीक है। तो जब आपका फूड काइम में कन्वर्ट होता है और उसका जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ता है आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है और वो जो काइम है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो पहली चीज़ तो है काइम का लार्ज वॉल्यूम होना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेशर इंक्रीज़ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कह रही हूँ, आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर पे प्रेशर पड़ता है और वो फिर खुलता है, तो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है। नेक्स्ट है ऑस्मोलैरिटी ऑफ काइम। इसका मतलब ये है कि काइम का या तो बहुत ज़्यादा, जब काइम कंसनट्रेटेड हो, ठीक है, थिक हो, या डाइल्यूट हो, पतला हो, ठीक है, उसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। जो कंसनट्रेटेड काइम होता है उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, जो डाइल्यूटेड काइम होता है उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपर मीनिंग ज़्यादा, हाइपो मीनिंग कम। हाइपरटोनिक ज़्यादा कंसनट्रेटेड है वो, ठीक है, हाइपोटोनिक कम कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो हम काइम की कंसनट्रेटेड होना या वेरी डाइल्यूट होना, उसकी वजह से भी आपकी जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग इफ़ेक्ट होती है। ये जो है डुडेनम के जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो आपके डुडेनम में थे, ठीक है, ये एक्टिवेट होते हैं। जब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये इन टर्न गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देते हैं। क्यों? ताकि आपका जो काइम है वो प्रॉपरली बन सके और स्लोली रिलीज़ हो। अगर स्लोली रिलीज़ होगा वो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसको टाइम मिल जाएगा, उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होने में, ठीक है।
अगर बहुत ज़्यादा और जल्दी आ जाएगा पूरा का पूरा काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर कंटेंट्स जल्दी मूव अलोंग कर जाएंगे। तो वो जो साइट्स जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी थी वहाँ पे फिर कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं, इन टर्न जो हैं वो असल में ऑस्मो रिसेप्टर्स जब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं डूडेनम में, तो आपका काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू होता है। तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर उसके बाद स्लोली स्टमक से काइम को सिक्रीट कराते हैं ताकि काइम अच्छे तरीके से बन जाए और दूसरा आपका जो काइम है वो अच्छे तरीके से आगे एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ काइम। अच्छा, काइम की केमिकल कंपोजिशन पे भी इफ़ेक्ट करता है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है फूड, आपका जो भी फूड है वो इफ़ेक्ट करता है। केमिकल कंपोजिशन इज़ एक्चुअली योर फूड, ठीक है। तो आपने जो भी डाइट में खाया है, आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा है, आपने प्रोटीन खाया है डाइट में, आपने मिल्क लिया है, ठीक है, वेजिटेबल्स ज़्यादा लिए हैं, तो जिस तरह का आपने फूड खाया है वो भी इफ़ेक्ट करता है आपकी स्टमक की एम्प्टिंग पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर पीते हैं या कोई ना कोई जूस लेते हैं तो आपका स्टमक बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर आप दालें खाते हैं वो भी जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाते हैं मीट, तो मीट अगर खाते हैं तो मीट को टाइम लगता है स्टमक को उसको प्रोसेस करने में, तो मीट आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टमक एम्प्टी होता है। उसके अलावा अगर आप खाते हैं फाइब्रस फूड या होल ग्रेन फूड या आपका कोई फैटी फूड, तो वो भी आपका, या कोई भी आपका फूड जिसमें थोड़ा फैट हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्टमक को आपका जो स्टमक है वो आपकी स्लोली आपका स्टमक एम्प्टी होता है। तो उससे क्या होता है कि सेटाइटी भी मिलती है स्टमक को, ठीक है, आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है, ठीक है। तो इस तरह के फूड्स जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, जो कार्बोहाइड्रेट रिच या होल ग्रेन फूड्स हों, या जो हाई फैट फूड्स हों, वो सब जो हैं उनसे आपका जो स्टमक है वो स्लोली एम्प्टी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाई फैट फूड्स, ठीक है, आपके सॉल्ट्स, आपके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली आपका सॉल्युबल फाइबर, जो फाइब्रस फूड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन है। ये अमाइनो एसिड्स आपके रेड मीट में होते हैं। तो आपका जो मीट होता है, एनिमल प्रोटीन होती है, वो आपकी स्लोली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स और प्रोटीन रिच फूड्स, ये दोनों फूड जो हैं सेम रेट पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और प्रोटीन रिच फूड ये सेम रेट पे स्टमक से एम्प्टी होते हैं। हाई फैट फूड जो होता है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो कर देता है। और इसके अलावा भी जो कुछ और फूड्स हैं वो हैं सॉल्ट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे सॉल्युबल फाइबर, और कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन। इसके बाद आते हैं कुछ हार्मोन्स और रेगुलेटरी पेप्टाइड्स। ये हार्मोन्स और रेगुलेटरी पेप्टाइड्स वही हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। इनकी प्रेजेंस एसिड में होने से, HCl में होने से डूडेनम स्टिमुलेट होता है कि आपकी, मतलब अगर आपका HCl प्रेजेंट है और ज़्यादा अमाउंट में है तो उससे जो है आपका डूडेनम में वो स्टिमुलेट करता है आपके डूडेनम को कि वो हार्मोन्स और रेगुलेटरी पेप्टाइड सेक्रेट करे। ये वो हार्मोन्स और रेगुलेटरी पेप्टाइड्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये these are the factors of gastric emptying. लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ काइम, ठीक है, ये था कि अगर आपका काइम जब बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो, तो आपका पैलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ काइम, मतलब वो थिक है या थिन है, पतला है या थिक है। वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, जो कि आपका फूड किस तरह का है, उसके अंदर कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, और हार्मोन्स और रेगुलेटरी पेप्टाइड्स जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। ये सब
मिल के इन्फ्लुएंस करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। इसके बाद आप आ जाएं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स आपके काइम के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब काइम कितना ज़्यादा, काइम के अंदर जो कितना ज़्यादा वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थिक होंगे। मतलब काइम एक्चुअली में सेमी सॉलिड लिक्विड है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कितना आपका फूड ब्रेक डाउन हो गया, कितना छोटा पार्टिकल होगा कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से वो एम्प्टी हो सकता है, तो उसका साइज़ है 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, लेकिन अगर कोई थोड़ा सॉलिड पार्टिकल है तो वो 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, लेकिन वो सॉल्यूशन में अगर होगा तो, ठीक है। तो इतने लार्ज पार्टिकल्स 3 मिलीमीटर इन डायमीटर तक के पार्टिकल्स जो हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा साइज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जब काइम और ज़्यादा पार्टिकल्स छोटे होंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो स्फिंक्टर में से पास ऑन हो सकते हैं। तो और कितनी क्वांटिटी, वॉल्यूम कितना होना चाहिए काइम का जो कि एक टाइम पे स्फिंक्टर के अंदर से पास ऑन होता है, तो तकरीबन 1 टीस्पून है। मिलीलीटर में देखें तो वो 1 to 5 मिलीमीटर है, ठीक है। 1 टीस्पून काइम जो है वो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास ऑन हो सकता है, और 1 मिनट के अंदर ट्वाइस आपकी जो है कंट्रैक्शंस होती हैं। मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है 1 मिनट के अंदर ट्वाइस कंट्रैक्शंस करता है, और हर कंट्रैक्शन में तकरीबन 1 टीस्पून काइम जो है वो ड्यूडेनम में भेजता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग नॉर्मली एक मील के बाद आपका जो स्टमक एम्प्टी होता है वो 2 से 6 घंटों में होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद ही देखें कि एक टीस्पून, ठीक है, पहले तो टाइम लगेगा फूड बोलस, स्टमक को टाइम लगता है फूड बोलस को काइम में कन्वर्ट करने में। फिर उसके बाद काइम जो है तकरीबन 1 टीस्पून करके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो इस तरीके से आप जब खाना एक पूरा अगर प्रॉपर आपने मील खाया होता है तो वो तकरीबन 2 से 6 घंटे में आपका जो है स्टमक एम्प्टी होता है। और जब 2 से 6 घंटे में वो टोटली एम्प्टी हो जाता है तो आपको दोबारा भूख लग जाती है। तो इतना ही टाइम आपका लार्ज और स्मॉल मील में होता है, ठीक है। मतलब जो आपके 3 मील्स ऑफ द डे हैं, ब्रेकफास्ट टू लंच, उसमें इतना ही टाइम होता है, लंच टू डिनर उसमें भी इतना टाइम होता है। तो तकरीबन 2 से 6 घंटों में आपका स्टमक एम्प्टी होता है। अब आप देखें वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो आप सोचें उनको कितना ज़्यादा स्टमक एम्प्टी करने में टाइम लगता होगा। और फिर इसमें काफ़ी सारे और मैकेनिज़म्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्टमक के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, बार बार स्टमक एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, और इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी इतना जितना उनको टाइम लगता है तो उतने में आपकी बॉडी को आदत होती है कि उतने टाइम में एक और मील भी आ चुका हुआ होता है। तो इसलिए काफ़ी मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होते हैं, और इसलिए हमें अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपका जो डाइजेशन इन स्टमक है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसर्न।